अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक दिन पहले फैसले में हुकूमत को वार्निंग दी और दूसरे दिन उससे भी सख्त वार्निंग एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए की और दी है हुकूमत को। इस वार्निंग के पीछे आखिर मकासद क्या है और क्या जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह किन खदशात के तहत ये वार्निंग दे रहे हैं हुकूमत को और इसका फिर आगे असरात क्या होंगे, इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पीटीआई के हवाले से। ये जो कहा जा रहा है, अपने जो अरकान हैं उनको कहा जा रहा है कि तैयारी करें, नवंबर या उससे आगे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्या उनकी तमाम तर उम्मीदें जस्टिस मंसूर अली शाह से हैं या किसी और से हैं, इस पे तफसील से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे हम मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का जो इत्तेहाद होना था, इस हवाले से कई मुलाकातें हो चुकी इनके आपस में डेलीगेशंस की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इत्तेहाद नहीं हो सका। उसकी रीज़न क्या है, आखिर कौन से अवामिल कार फरमा है कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान का अभी तक इत्तेहाद नहीं हो सका। इन 3 मौज़ूआत के ऊपर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। जो उन्होंने कल एक माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे इस्लामाबाद के मारगला होटल में, उस पर उन्होंने बड़ा धुआंधार खिताब किया और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में है या फ्रस्ट्रेटेड है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। इस पे उन्होंने 3-4 अहम पॉइंट्स के ऊपर बात की। एक तो वो कहते हैं कि वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो ऐसा कभी नहीं होगा कि उनके फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो। और दूसरा फिर वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत ने फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करना तो फिर जो है वो कोई अपना और निज़ाम ले आए। एक और बात वो ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो एडवाइजरी नेचर के नहीं होते या कोई रिकमेंडेशन नहीं होती कि जिसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, बल्कि ये एक आइन के मुताबिक है और सुप्रीम कोर्ट में कोई सवाल ही ये पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हो, वरना तो फिर आइन का हुलिया ही बिगड़ जाएगा। इनके हवाले से अगर बात की जाए, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हो। तो इस पे अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी टोटल तादाद 17 है। ये आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है और इन तमाम 17 जजेस की जो पावर्स हैं या अख्तियारात हैं वो सबके इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस के पास ज्यादा अख्तियारात हैं और जो बाकी जजेस हैं उनके पास अख्तियारात कम होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं आइन के तहत तो वो सारे इक्वल हैं, लेकिन अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके बाद उल्टा सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसके अख्तियारात बढ़ने की बजाय कम हुए हैं, वो डिवॉल्व होकर 3 जजेस में तकसीम हो गए हैं। पहले जो है वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का बेंच भी कंस्टिट्यूट कर सकता था और पहले जो चीफ जस्टिस था वो अपनी मर्जी से सुओ मोटो भी ले सकता था। अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद चीफ जस्टिस को सुओ मोटो लेने के लिए भी 3 जो रुकनी कमेटी है वो फैसला करती है और इसी तरह जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए भी 3 रुकनी कमेटी फैसला करती है। तो चीफ जस्टिस बनने के बाद इनके पास ऐसे क्या अख्तियारात आ जाएंगे कि ये बिल्कुल जो है वो अपनी मन मर्जी के फैसले के ऊपर अमल दरामद करा सकेंगे, जो कि अब नहीं करवा सकते। वो तो बतौर जज के अभी भी करवा सकते हैं फैसले के ऊपर अमल दरामद करना, बल्कि देखा जाए तो चीफ जस्टिस के अख्तियारात अभी इन्होंने खुद कर्टेल किए हैं। जो 3 रुकनी कमेटी में जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी मर्जी का बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 2 रुकनी जो बाकी हैं वो जो है वो अक्सरियत में है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। काजी फायज ईसा की कोई भी इस तरह की जो बेंच के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन का वो रद्द कर देते हैं। सुओ मोटो लेने के हवाले से भी एक तरफ अगर काजी फायज ईसा हो तो 2 ये हैं, ये वो तो चीफ जस्टिस फिर अपनी मर्जी के बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो ये एक जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से ये बात की गई है, मेरा ख्याल है कि ये इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। दूसरी जो सबसे अहम बात वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से ये जिम्मेदारी ये हुकूमत की नहीं है। आइन का अगर आपको आर्टिकल 187 बिल्कुल याद होगा, वो इसलिए कि अभी जो हालिया फैसला था रिजर्व सीट्स का, वो सुप्रीम कोर्ट के इन 8 रुकनी जो अक्सरियती जो जजेस थे उन्होंने आर्टिकल 187 के तहत ही ये फैसला दिया कि जो पीटीआई थी उसके साथ बड़ी ज्यादतियां हुई, उससे इलेक्टोरल सिंबल छीना गया, उससे इलेक्शन से महरूम रखा गया, ये तमाम तर जो है इसके उन्होंने कहा कि वो उसको कंपनसेट करने के लिए
187 के तहत कंप्लीट जस्टिस दिया जाता है और ये तमाम नशिस्तें इनको दी जाती हैं पीटीआई को। तो उसी आइन का जो आर्टिकल 187 है उसकी जो सब क्लॉज 2 है उसमें बताया गया है बाकायदा तौर पे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके ऊपर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी किसकी है। 187(2) के तहत तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसकी ऊपर अमल दरामद करने की जो जिम्मेदारी है वो हाई कोर्ट्स की है, बजाय इसके कि हुकूमत के ऊपर इस तरह पब्लिकली चढ़ाई करने के या वार्निंग जारी करने के जस्टिस मंसूर अली शाह बुलाते चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और उनसे पूछते कि 1 महीना हो गया हमारा जो फैसला दिए हुए उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब तक क्या इसके ऊपर इक़दाम उठाए हैं, क्या कोई इस हवाले से कोई फैसला दिया है कि हमारे फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, क्या किसी को बुलाया गया हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास भी वही कॉन्टेम्प्ट की पावर्स हैं जो अदालतों के पास हैं, और इलेक्शन कमीशन ना ही अदलिया है और ना ही इंतज़ामिया है। उसको कैसे ये वो कर सकते हैं तौहीन अदालत का या उसके ऊपर अमल दरामद करने या ना करने के हवाले से। तो ये एक और लंबी डिबेट है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी है बुनियादी, वो हुकूमत से भी ज़्यादा हाई कोर्ट की थी, जो कि उनको अभी तक पूछा नहीं गया और जो इंतज़ामिया है या हुकूमत है उसके ऊपर पहले चढ़ाई शुरू कर दी है। और जो तीसरी और सबसे अहम बात है, जस्टिस मंसूर अली शाह का गुस्सा समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो डिटेल जजमेंट है वो अभी तक आई नहीं है, उसमें रीजंस नहीं बताई, क्योंकि जो दूसरी साइड है वो ये कह रही है कि इसमें बहुत सारे आईनी और कानूनी पहलू ऐसे हैं जिसकी वजह से ये इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। आइन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट में पहले जो है वो शॉर्ट जजमेंट आएगी और उसके बाद डिटेल जजमेंट आएगी, बल्कि इस हवाले से तो जो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स एंड प्रोसीजर हैं उसमें ही ये सारा बताया गया है कि डिटेल जजमेंट जो है वो कब आएगी और शॉर्ट जजमेंट कब आएगी। जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने, उसके मुताबिक जब शॉर्ट जजमेंट दे दी जाती है तो उसके 30 डेज के जो अंदर डिटेल जजमेंट देना जो जजेस हैं उनकी जिम्मेदारी है। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ये बता सकते हैं कि 30 दिन, आज 11 अगस्त है, 12 जुलाई को ये फैसला आया था, तो 30 दिन पूरे हो गए हैं, क्या अभी तक उन्होंने डिटेल जजमेंट जो है वो जारी की है या नहीं की? जब वो अपनी एक जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे, 30 दिन की जो रिक्वायरमेंट थी वो उसके मुताबिक अभी तक डिटेल जजमेंट नहीं आई, लेकिन दूसरी तरफ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो उनके फैसलों के ऊपर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। हालांकि इनके अपने साथी जजेस, 2 जजेस ने इसमें 16 ऐसे सवालात उठाए हैं इस जो शॉर्ट ऑर्डर था उसके ऊपर कि ये क्यों आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये जो इस जजमेंट में कहा गया। और फिर साथ साथ उन्होंने उन 2 जजेस ने अपने अक़लियती फैसले में ये भी कहा कि ये इदारों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती अगर कोई इस तरह का गैर आइनी और गैर कानूनी कोई फैसला हो तो उसके ऊपर अमल दरामद करने की। तो जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ये ज़्यादा मुनासिब होता कि जो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जो रूल्स हैं या कवायद हैं उसके मुताबिक 30 दिनों के अंदर अंदर डिटेल जजमेंट आ जाती, उसके बाद ये हुकूमत के ऊपर इस तरह पब्लिकली भी वो अगर वो करना है, वार्निंग देनी है, तो वो ज़्यादा मुनासिब होता, बजाय इसके कि वो अभी डिटेल जजमेंट नहीं है और इस हवाले से हुकूमत को वार्निंग जारी कर देना। तो इस पे भी जो जजेस हैं हमारे, वो उनको भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पहले खूब अपनी जो है वो निभानी चाहिए, और उसके साथ साथ बाद में इस तरह जो है वो कोई चढ़ाई करनी है पब्लिकली किसी हुकूमत के ऊपर या इदारे के ऊपर, तो वो बाद में फिर वो कर सकते थे जब इनकी अपनी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी होती। बहरहाल इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनकी तरफ से ये जो वो किया गया है, ये इस तरह पब्लिकली आके वो उन्होंने वो गुस्से का इजहार किया है, उसके पीछे जो कहानी है वो ये समझते हैं लोग कि ये जो पिछले कुछ दिनों से इस तरह की अफवाहें चल रही थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो एक्सटेंशन ले सकते हैं और हुकूमत को इस तरह का कोई आइनी पैकेज लेकर आ रही है। ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत कोई आइनी पैकेज ला रही है और इस हवाले से कोई जस्टिस काजी फायज ईसा को शायद एक्सटेंशन मिल सकती है, तो मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन से ही कि जस्टिस काजी फायज ईसा कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे और ना ही कोई जो है वो इस हवाले से कोई हुकूमत कोई आइनी पैकेज के हवाले से बात कर रही है। लोग ये समझते हैं कि शायद ये उस खदशात की वजह से, उन खदशात की वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह जो है ये इस तरह पब्लिकली
हुकूमत को वार्न कर रहे हैं। और इसके जो है वो कहते हैं, समझते हैं लोग, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि अगर हुकूमत आज ही ये अनाउंस कर दे और कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, तो शायद ये जो इस तरह पब्लिकली उनकी तरफ से वार्निंग्स आ रही हैं शायद वो बंद हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत बिल्कुल उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ना कहीं आइन, ना कानून, ना ही किसी रूल्स में लिखा हुआ है कि इतना 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले इस तरह किसी चीफ जस्टिस के हवाले से पहले नोटिफिकेशन कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो पहले वाला चीफ जस्टिस है उसके अख्तियारात बिल्कुल वो हो जाएं और तमाम जो जजेस हैं वो उसकी तरफ देखना शुरू हो जाएं। तो ये एक बुरी रिवायत है जिसको अगर ये पहले किया भी गया है, लोग ये कहते हैं कि काजी फायज ईसा की दौर में किया गया तो अब भी उसको वो उसमें क्या हर्ज है। तो मैं समझता हूँ अगर पहली दफ़ा गलत हुआ तो ये नहीं लाजमी कि आप दूसरी दफ़ा भी एक गलत काम ही दोहराएं। तो इस हवाले से जो पहले जो जस्टिस काजी फायज ईसा उनका टेन्योर कंप्लीट हो, उसके बाद ही ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनका नोटिफिकेशन हो जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। बहरहाल ये पहले 2 महीने या 2.5 महीने पहले इस तरह जो है वो किसी जज को खुश करने के लिए ऐसा हुकूमत को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से मजीद भी कोई अपडेट हुई तो आपके साथ शेयर करूंगा। अब बात कर लेते हैं पीटीआई की तरफ से ये जो कहा जाता है, इमरान खान की तरफ से ये बारहा कहा गया ये असम्बली टूट जाएगी, और अपने वर्कर्स को ये कहा गया और जो पीटीआई के लीडरान हैं उनको ये कहा गया कि इलेक्शंस की तैयारी करें, नवंबर के बाद जो है वो इलेक्शंस होंगे। इस हवाले से ये समझा जा रहा है कि काजी फायज ईसा साहब चले जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे, तो इस वजह से ये पीटीआई कह रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जस्टिस काजी फायज ईसा के जाने और जस्टिस मंसूर अली शाह के आने की वजह से ये पीटीआई इस तरह की तैयारियां नहीं कर रही, बल्कि जो पीटीआई के अपने जो प्लान्स हैं, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो ये समझते हैं कि ट्रंप जो है वो असल उम्मीद है इनकी, ट्रंप इलेक्शन अमेरिका के जीतेगा और जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और जो फौज है वो पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान की जुडिशरी इनसे नहीं डरती, अमेरिका से डरती है। और ट्रंप फ़ोन करेगा और जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तानी, जनरल आसिम मुनीर को, और उसके बाद इमरान खान रिहा हो जाएगा और फिर नए इलेक्शंस होंगे। और ये पीटीआई के दरअसल माइंड में है, ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह से उनको ये इस तरह की उम्मीदें हैं और ना ही किसी और से। तो ये सारा कुछ ट्रंप के उसके ऊपर वो कहा जा रहा है कि ट्रंप का इस टाइम जोर है अमेरिका में, इलेक्शंस जो है वो जीतेगा और उसके बाद पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान भी रिहा हो जाएगा और फिर पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी और फिर जो है वो सुनहरे दिन आ जाएंगे। मैं नहीं समझता कि अभी तक जो ये पॉसिबल है। मुझे अमेरिका के इलेक्शंस के हवाले से अभी नहीं पता कि जो रियल या ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इतनी जल्दी कोई पॉसिबल हो सकता है। और ना ही कोई मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप कोई इस तरह आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि अमरीकी इंतज़ामिया में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बहरहाल एक तरीक़ाकार होता है और वो किसी भी अपने जो इत्तेहादी ममालिक हों उनको इस तरह जो है वो उसका बाजू मरोड़ के अपनी मन मर्जी के वो नहीं कर सकते। हाँ, कोई डिक्टेटरशिप हो तो वो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज जो पाकिस्तान को इस तरह वो बाजू मरोड़ के कि ये फ़लाँ बंदे को हटा के और फ़लाँ बंदे को ले आओ और ये हुकूमत करा दो, तो ये मुमकिन नहीं होता। ये जो बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात होते हैं उसमें ये चीज़ें इतनी आसान और सिंपल नहीं होती। अब बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई का आपस में इत्तेहाद के हवाले से। काफ़ी अरसे से इनकी आपस में मुलाकातें हो रही हैं। पीटीआई का कभी डेलीगेशन मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहा है या फिर इनके आपस में जो दोनों उसके कमेटीज़ बनी हुई हैं वो आपस में मुलाकातें कर रही हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा मुलाकातें और इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इनका दोनों का आपस में कोई बाकायदा तौर पर इत्तेहाद जो है वो सामने नहीं आ सका और ना इस हवाले से कोई अनाउंसमेंट की गई है। उसकी वजूहात के हवाले से कल जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सेनेटर हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, वो ये बताते हैं कि इस हवाले से हमने अपनी बाकायदा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उससे मंजूरी ले ली है और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी इसकी इजाज़त मिल चुकी है पीटीआई के साथ जो तमाम तर मामलात इत्तेहाद के हवाले से वो तय करने की। लेकिन अभी तक इस तरफ जो पीटीआई है उसकी तरफ से कोई गो अहेड नहीं मिला। और इस हवाले से जो पीटीआई के डेलीगेशन से बातचीत हुई वो ये बताते हैं कि उन्होंने इमरान खान को ये पूरा ब्रीफ करना है और इमरान खान की अभी मंजूरी का इंतज़ार है।
जैसे ही वो मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद जो बाकायदा तौर पे PTI और मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद जो है वो सामने आ सकता है। इस पे जो PTI की तरफ से अरकान है वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमें कोई फ्रीक्वेंटली इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए टाइम लग रहा है। जब उनसे मुलाकात होगी, उनसे अप्रूवल होगी, तो उसके बाद ही जमीयत उलमा इस्लाम और PTI का आपस में इत्तेहाद का जो है वो बाकायदा अनाउंस किया जाएगा और तमाम तर जो मामलात हैं वो तय किए जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको इसी अपने वीलॉग में ही बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कुछ शराइत रखी गई थी और ये तमाम तर जो इत्तेहाद के हवाले से रिटन उन्होंने वो कहा था कि उनको कुछ अश्योरेंसेस और गारंटी चाहिए होंगी मुआहदे की सूरत में, तो वो जो है वो JUI की तरफ से जो कंडीशंस रखी गई थी। बहरहाल इस हवाले से भी मजीद कोई इनके इत्तेहाद के हवाले से कोई अपडेट हुई तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।